तो एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर क्रिएट होता है मेंस्ट्रुएशन। बिहार में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना, पीरियड्स के बारे में बात करना बहुत बड़ा स्टिग्मा माना जाता है। इस पाप की सजा ये मिलती है कि कई सारे लोग मुझे मेरे फेस पे बेशरम, कैरेक्टरलेस, गंदी लड़की और कुछ ऐसी बातें करते हैं जो मैं शायद ऑन कैमरा नहीं कह सकती। मैंने रात भर जागकर प्रसाद बनाया था छठी मैया को चढ़ाने के लिए और अगले दिन मेरे पीरियड्स आ जाते हैं। अब तो तुम अर्घ नहीं दे सकती, अब तो तुम छू नहीं सकती। फिर मेरे अंदर की क्रांतिकारी जागती है। अगले दिन ही मेरी कही हुई बात पेपर की हेडलाइंस बनकर छप जाती है। अरे तुम लड़की हो, अपना दुपट्टा ठीक करो। अरे उनकी बेटी की ना ब्रा की स्ट्रैप्स दिखती रहती है हर वक्त। पता है वो जो लड़की है ना, वो लड़कों से बात करती है। पक्का कैरेक्टर की ऐसी वैसी लग रही है मुझे तो। ऐसी ना जाने तमाम कई रिस्ट्रिक्शंस हम आम तौर पर रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं या सुनते हैं, पर शायद इन पर एक्शंस नहीं लेते क्योंकि हमें ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। बट मुझे ये चीजें इंपॉर्टेंट लगने लगी थी और तभी मुझे लगा कि नहीं, यही समय है एक्शन लेने का। जी तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जानवी। मैं 17 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला शक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। मैं मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हूँ। आज जो आप ये कहानी सुनेंगे, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने सुदूर गांव से उठकर संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन अमेरिका, कॉमनवेल्थ इत्यादि से सम्मान पाया और साथ ही साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदया के बुलाने पर राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। मेरी कहानी की शुरुआत होती है 2017 में। 2017 में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी रैंडम इंसिडेंट्स जो हैं वो हमारी लाइफ में हमेशा होती रहती हैं जिनको हम शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट मेरे साथ ये हुआ था कि मैं अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी जिनको बेटी हुई थी। तो मैं एक बच्ची थी और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि बेटा हो या बेटी हो, मुझे तो सेलिब्रेशंस चाहिए होता था। तो मैं तो यही सब चीजें एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन होता ऐसा है क्योंकि बेटी का जन्म हुआ था तो मिठाई के डब्बे तो हॉस्पिटल में ही नहीं खुले थे और मेरे अंदर के क्यूरियोसिटी के कीड़े ने कहा कि नहीं, पूछना तो पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा मिठाई नहीं मिली पापा। तो पापा बोलते हैं कि अब यही होता है हमारे यहाँ, बेटी का जन्म हुआ तो बस उदासी छा गई। और ये स्पेशल उदासी इसलिए थी क्योंकि उनकी ये दूसरी बेटी थी और कहा जाता है कि सर्जरी से केवल 3 बच्चे को आप जन्म दे सकते हैं। तो अब उनके पास बस एक मौका बचता है एक बेटे को जन्म देने का। तो कहीं ना कहीं मेरी शुरुआत इसी स्टोरी से हुई। ये चीजें मुझे क्लिक करने लग गई थी विद टाइम। मुझे बुरा लगने लगा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लड़कियों को इंपॉर्टेंस नहीं देती, क्यों बेटियों के जन्म पे दुख मनाते हैं, क्यों। और इस क्यों के आंसर को फाइंड करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दी थी। मैं हर उस चीज को ढूंढने की कोशिश करती, हर वो आर्टिकल पढ़ती, हर वो पॉसिबल क्वेश्चंस अपने पेरेंट्स से पूछती जिससे मुझे मेरे क्यों, वाई का आंसर मिलता। मैं इनफैक्ट 17 साल की हूँ। ये भी जो उम्र है ये बच्चों के एक्सप्लोर करने की उम्र होती है। हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम घूमे फिरे, खाए पिए, ऐश करें, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ करना था। तो इसीलिए मैंने एक फैसला लिया कि अब से मैं महिलाओं की अधिकारों के ऊपर, उनकी समस्याओं के ऊपर आवाज उठाऊंगी। तो अगर हम बात करें महिलाओं की और उनके अधिकारों की, तो एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर क्रिएट होता है मेंस्ट्रुएशन का। कि जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है हमारा, उसमें हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी आज हमारे देश में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको नहीं मिल पा रही हैं। उनको नहीं पता है कि सैनिटरी पैड क्या होता है, उनको नहीं पता है कि मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है, पीरियड अंडरवेयर्स क्या होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। तो जब मैं बड़ी होना शुरू हुई, जब मुझे पहली बार पीरियड्स आए और मुझे पता था कि पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है और ये मेरे साथ भी होगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एजुकेट किया था, तो मैं जानती हूँ अच्छे पेरेंट्स होने का क्या फ़ायदा होता है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं हर उस बच्चे को, हर उस लड़की को एजुकेट करूँगी पीरियड्स के बारे में जिनको इस बारे में नहीं पता है। इसकी एक अलग कहानी है मेरी, क्योंकि फिर से हम बिहार से आते हैं और वहाँ पर इन सब बारे में बात करना काफ़ी मुश्किल है। और एक लड़की होने के नाते तो मैंने अगर ये बोल दिया तो मैंने तो भैया पाप कर दिया। और इस पाप की सज़ा ये मिलती है कि कई सारे लोग मुझे मेरे फेस पे बेशर्म, कैरेक्टरलेस, गंदी लड़की और कुछ ऐसी बातें करते हैं जो मैं शायद ऑन कैमरा नहीं कह सकती हूँ। ये सब सुनने को मिला, ये सब देखने को मिला। फिर से वही कहानी शुरू होती है कि अरे ये तो पागल हो गई है। मुझे कहते थे कि तुम्हें क्या ज़रूरत है यार ये सब करने की? तुम्हारे तो पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, अच्छी खासी पढ़ाई करो, करियर बनाओ। लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ है। मेरा इंटरेस्ट किताबें लिखने में है, मेरा इंटरेस्ट दुनिया घूमने में है, दुनिया एक्सप्लोर करने में है। जब मैंने अपने आँखों के ऊपर ऐसे सैनिटरी पैड डालकर एक तस्वीर खिंचवाई थी अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के ऊपर और उस तस्वीर को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, अखबारों में वो छपी, काफ़ी वायरल हुई थी वो फ़ोटो मेरी। उसके बाद लोगों के अलग ताने कि अरे इस चीज़ को लेकर तुम हाथ में भी नहीं घूमते, तुमने आँखों पर कैसे डाल लिया? पाप कर दिया तुमने तो। पाप। मैंने पाप किया था।
हमारे बिहार में छठ पूजा होती है और छठ पूजा हमारा सबसे महापर्व कहा जाता है छठ को। तो छठ पूजा के लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा। तो मैंने रात भर जाग कर प्रसाद बनाया था छठी मैया को चढ़ाने के लिए और अगले दिन मेरे पीरियड्स आ जाते हैं। अब मुझसे कहा जाता है, मेरी एक रिलेटिव थी, उन्होंने मुझसे कहा कि अब तो तुम अर्घ नहीं दे सकती, अब तो तुम छू नहीं सकती। फिर मेरे अंदर की क्रांतिकारी जागती है कि भैया रात भर जागकर प्रसाद मैंने बनाया और अर्घ आप लोग दोगे, चढ़ाओगे आप लोग। ऐसी कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हर महिला रोज फेस करती है, लेकिन शायद कभी कह नहीं पाती, क्योंकि कहना तो हमने सिखाया ही नहीं, हमने तो चुप रहना सिखाया है। अगर बेटी किसी रास्ते से जा रही है और कोई उसको छेड़ दे, तुम ही छोटे कपड़े पहन के गई होगी, तुमने ही टाइट जीन्स पहनी होगी, तुमने ही कुछ किया होगा, तुम ही फोटो वोटो खींचते हुए जा रही होगी, तुमने ही किया होगा। हम उसको ये नहीं सिखाते। इज्जत शब्द के बोझ के तले हम उसको इतना दबा देते हैं कि ये हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी, तुम्हारी इज्जत पे बात आ जाएगी, कि असल मायने में इज्जत क्या है, इज्जत की रक्षा कैसे करनी है, हम उनको सिखा ही नहीं पाते कभी। हम तो उनको बस चुप रहना, डरना, सहमना सिखाते हैं। इसी से मुझे एक कहानी याद आती है अपनी, कि मैं एक आईएएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गई थी। मेरा एक पॉडकास्ट था वहाँ पर अवेयरनेस जनरेशन को लेकर ही। तो मैंने वहाँ पर अपना पॉडकास्ट मैं कर रही थी, अपना जो इंटरव्यूअर थे वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मैं आंसर्स दे रही थी। इसी बीच में उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर उठकर आती हैं और वो सामने खड़ी हो जाती हैं। हम लोग भी उत्सुक हो जाते हैं कि भाई इनको क्या बात करनी है हमसे। और तब वो एक घटना सुनाती हैं कि जब वो 8 साल की थी तो उनके किसी सगे ने उनका रेप किया था, और ये रेप कहाँ हुआ था, उनके घर में हुआ था। और इस बारे में उन्होंने शायद आज तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि हिम्मत ही नहीं मिली बताने की। इस डर से कई सारे ऐसे रेप्स की घटनाएं हैं जो शायद कभी रजिस्टर ही नहीं हो पाती। हम तो वो आंकड़े पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, जो अखबारों में आती हैं, जो पुलिस स्टेशन तक पहुंच पाती हैं। कई ऐसे माँ बाप हैं जो शायद केस रजिस्टर ही नहीं कराते, क्योंकि उनको डर लगता है कि लोग जान जाएंगे ना कि बेटी का रेप हो गया। यही डिलेमा है हमारे समाज की। इसी दुविधा में हम सब जी रहे हैं। इसी दुविधा में जीते जीते पता नहीं कभी कोई तो इंसान होता है जो अचानक से उठकर आता है और डिसाइड करता है कि मुझे दुनिया बदलनी है, मुझे चेंज करना है। तो चेंज जो है ना वो हमारे विदिन से आता है। चेंज कम्स फ्रॉम विदिन, वो हमारे अंदर से आता है। तो ये जर्नी ऐसे ही चलती रही। बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारा स्ट्रगल देखा, बहुत सारा काम किया। फिर अचानक से एक दिन आता है 13 अगस्त 2023 का। मुझे नहीं पता था कि ये दिन मेरे लिए क्या रख रहा है। मैं आराम से अपने घर के ऑफिस बोलते हैं, हम लोग वहां पर बैठे हुए थे, पापा मेरे सामने वाले सोफे पे थे। सडनली पापा उठते हैं और मुझे जोर से हक कर लेते हैं, और मैं बिना कुछ सोचे समझे रो देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो ईमेल आता है पीएस टू दी प्रेसिडेंट का कि हमें राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया है राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने के लिए। मैं लगभग आधे घंटे तक लगातार रोती रही, क्योंकि मैंने ऐसा फील किया है कि जब भी हम कुछ ऐसा बहुत बड़ा अचीव करते हैं ना, तो हमें अपनी वो सारे दिन याद आते हैं, वो सारी स्लीपलेस नाइट्स, वो काउंटलेस लोगों के ताने सुनना, वो स्कूल में बच्चे दूर हो जाते थे, पेरेंट्स अपने माँ बाप को मुझसे दूर, पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों को मुझसे दूर करने लग गए थे कि नहीं नहीं ये तो गंदी बातें करती है, क्योंकि हम बिहारी हैं और बिहार में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना, पीरियड्स के बारे में बात करना बहुत बड़ा स्टिग्मा माना जाता है। तो ये सारी चीजें मुझे याद आ रही थी तब। तो उसके बाद हमने सारी तैयारी की राष्ट्रपति महोदया से मिलने के लिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपड़े चुने, सब कुछ प्रिपेयर किया कि उनसे मिलेंगे, उनसे क्या बातें करेंगे। और जिस मोमेंट पे मैं राष्ट्रपति भवन में मैं एंटर कर रही थी, मुझे अपने बचपन की एक बात याद आती है। हम दिल्ली गए हुए थे, मैंने पापा से कहा था कि पापा राष्ट्रपति भवन दिखाने ले चलिए, जीके की बुक में देखा है कि बहुत सुंदर है राष्ट्रपति भवन। पापा दिखाने लेकर गए, बाहर से देखा हमने, बहुत सुंदर लगा। तो जब मैं वहां पर एंटर कर रही थी ना उस दिन, तो एक फीलिंग थी, खुद के ऊपर एक प्राउड फील हो रहा था कि यार जानवी तूने कर दिखाया, तू पहुंच गई यहाँ तक, और सिर्फ अकेले नहीं पहुंची, अपने माता पिता को अपने साथ लेकर पहुंची। राष्ट्रपति महोदया से मिलने के बाद एक इंस्टेंट बूस्ट ऑफ एनर्जी फील हुआ, एक इंस्टेंट बूस्ट ऑफ मोटिवेशन फील हुआ कि आई डिड इट। और जब आप खुद को कह पाओ ना कि यार यू डिड इट, मतलब आपने सच में कुछ ना कुछ किया है। इस जर्नी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, और सीखने के साथ साथ ये अनुभव किया है कि आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो आपके रियल टीचर होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस आपको रियलिटी दिखाते हैं समाज की। इस कहानी से हर वो इंसान रिलेट कर सकता है जिसने शायद कभी ना कभी समाज की बातों पर ध्यान दिया है या समाज की बातों सुनने का मौका मिला है। लेकिन मैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि एक बात को लेकर मैं शुरू से ही क्लियर थी, और वो बात ये थी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप इस दुनिया में किसी को भी खुश करने के लिए नहीं आए हो। यू नॉट हेयर टू प्लीज एनीवन। तो दुनिया को खुश करने के पीछे रह जाओगे ना, तो खुद की खुशी कभी मिल नहीं पाएगी आपको।
इसी के साथ साथ इसी बीच में, क्योंकि मैं काफ़ी क्यूरियस रही हूँ, काफ़ी मुझे चीज़ों को लेकर सीखने की जो इच्छा है वो रही है। मैंने सोचा कि मैं एक किताब लिखती हूँ अब। मुझे जेंडर इक्वालिटी के बारे में जो कुछ भी पता है वो मैं इस किताब में लिख दूँगी। तो अब क्योंकि मेरी उम्र उस वक़्त 14 साढ़े 14 साल थी, तो मुझे पता नहीं था कि किताब लिखते कैसे हैं, क्या फ़ॉर्मेट होता है, कैसे मैं आर्टिकुलेट करूँगी चीज़ों को, कैसे चीज़ों को रख पाऊँगी सबके सामने। फिर आती है प्रॉब्लम्स। फिर मैंने सोचा कि रहने देते, नहीं लिखते हैं। फिर अचानक से मेरे अंदर के गट ने कहा कि नहीं यार लिख डालो। फिर मैंने किताब लिखना शुरू किया, 2-3 महीने लग गए मुझे उसको लिखने में। मैंने खुद से टाइप भी किया, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी बुक को लेकर। और शीरोज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स को मैंने रिलीज़ किया था मात्र 15 साल की उम्र में। मेरी खुद की किताब अब मेरे सामने थी। मैं एक और पुस्तक पर काम कर रही हूँ, लाल धब्बा, जो कि मेंस्ट्रुएशन पे बेस्ड है, माहवारी पर और उससे जुड़ी हर समस्या पर बेस्ड है। इसको लेकर भी काफ़ी बैकलैश महसूस करना पड़ा, क्योंकि जब हम कुछ काम करने जाते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा परफेक्शन की उम्मीद खुद से कर लेते हैं। हमें लगता है कि अगर परफेक्ट नहीं किया तो मतलब गलती कर दी। लेकिन मैंने परफेक्शन के पीछे भागना तभी छोड़ दिया जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक ही ज़िंदगी है यार, गलती करके ही तो सीखेंगे। वो इंसान कैसे उठेगा जो कभी गिरा ही नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे बहुत वेरियस मेरे इंटरेस्ट्स थे, बहुत सारी चीज़ें करने का मुझे शौक था। तो अचानक से मेरे पापा मुझसे पूछते हैं कि मिस टीन इंडिया एक पेजेंट है, तुम पार्टिसिपेट करना चाहोगी? तो अब मेरे अंदर का एक्टिंग और मॉडलिंग का कीड़ा जाग गया, क्योंकि बचपन से हमने बॉलीवुड फ़िल्में देखी हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देखा है, वो ग्लैमर देखा है। तो मेरा भी मन कर गया कि हाँ, मैं भी एक ब्यूटी पेजेंट करूँगी। अब मुझे ब्यूटी पेजेंट का कुछ भी आइडिया नहीं। मुझे पता नहीं था कि वॉक कैसे करते हैं, मॉडलिंग के एटिकेट्स क्या होते हैं, बिहेव कैसे करते हैं, वो पॉइज़, वो ग्रेस अपनी वॉक में कैसे लाते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर से शुरू होती है चैलेंजेस की कहानी। एक अलग जर्नी थी ये मेरी ब्यूटी पेजेंट की। जब मैं पहली बार अपने घर से, अपने माँ-बाप से दूर रही थी कुछ समय के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए उस पेजेंट के लिए। उस पेजेंट की मैंने ट्रेनिंग ली और उस पेजेंट को मैंने जीता भी। कई लाखों वोट से मैंने उस पेजेंट को जीता। और वो पेजेंट जीत कर मुझे एक और लाइफ लेसन फिर से मिलता है कि नई चीज़ें ट्राई करते रहो। क्या पता तुम जो कर रहे हो तुम उसके लिए नहीं बने हो, तुम किसी और चीज़ के लिए बने हो। अब फिर लोग मुझसे बार-बार ये भी पूछते हैं कि तुम इतनी सारी चीज़ें कर रही हो, इतने सारे नावों पे पैर रखोगी तो तुम डूब जाओगी, तुम गिर जाओगी। लेकिन मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जब मैं सब कुछ कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना करूँ? मुझे नहीं रहना है एक ही सेक्टर में, मुझे नहीं रहना केवल, अगर इमेजिन करते हैं कि मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं, तो मुझे नहीं बनना डॉक्टर, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ हट के करना है। ये ज़िंदगी ना एक रेस है जिसमें हम सब भाग रहे हैं और कुछ लोग तो बिना ये जाने भाग रहे हैं कि वो क्यों भाग रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। इतनी कम उम्र में मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी, मैं 2 किताबों की लेखिका बन जाऊँगी, राष्ट्रपति महोदया से मिल लूँगी, यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन से मुझे अवार्ड मिल जाएगा, कॉमनवेल्थ की मैं लीड बन जाऊँगी। मुझे नहीं पता था। लेकिन ये क्यों हुआ? पॉसिबली 2 क्वेश्चन्स के आंसर्स के कारण जो मैंने खुद से पूछे थे और जिनका जवाब मुझे पता था। पहला क्वेश्चन ये था कि ये क्यों करना है? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये करके मुझे मिलेगा क्या? मैक्सिमम केसेस में हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर पता होता है कि ये करके क्या मिलेगा। इमेजिन अगर आप एक्टिंग में आ रहे हो तो आपको फेम मिलेगा, बिजनेस में जा रहे हो तो पैसे मिलेंगे, लेकिन क्यों करना है? इस क्यों का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप खुद के साथ बैठोगे, खुद के साथ समय बिताओगे। मेरी जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और शायद इसीलिए आज मैं जोश टॉक्स के मंच से आप लोगों को ये बात कह पा रही हूँ कि लाइफ को एक ट्राई देकर देखो। जिंदगी ना बहुत हसीन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक गांव में रहने वाली लड़की इतना कुछ कर लेगी, इतना आगे आ जाएगी, इतना सब कुछ अचीव कर लेगी। ये जर्नी मुझे हमेशा यही सिखाया है इस जर्नी में कि हर एक दिन खुद से पूछो कि आज का दिन क्यों है? आज के दिन में क्या करना है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हम सब जानते हैं, मेहनत करना। लेकिन आप मेहनत किस डायरेक्शन में कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मुझे सोशली एक्टिव रहना पसंद है, मुझे लोगों से मिलना पसंद है, मुझे लोगों को अवेयर करना पसंद है। तो अगर अब मैं चली जाती एमबीबीएस की पढ़ाई करने, क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो क्या मैं कर पाती ये सब? ज़बरदस्ती का काम है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जिस काम में आपका दिल लगे वही काम कीजिए, और मुझे महिलाओं के कल्याण के लिए काम करने में मेरा दिल लगता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि तुम प्लीज़ चुप हो जाओ यार, अब बस बहुत हो गया। वो लोग मुझे चुप होने को कहते हैं और अगले दिन ही मेरी कही हुई बात पेपर की हेडलाइंस बनकर छप जाती है। जब मैंने यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन के मंच से अपनी इस बात को रखा था कि अगर शरीर महिला का तो अधिकार भी उसका, ये लाइन हेडलाइन बन के छपी थी अखबारों में। ये कहने का मतलब यही था कि हम बिहारी हैं, फिर से हम बिहारी हैं। और मैंने अपने फैमिली बैकग्राउंड में या फिर अपने समाज में यही देखा है कि बचपन से ही लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखा दिया जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ करना जैसे हमारे ब्लड में डाल दिया जाता है।
घर में अगर कुछ अच्छा खाने को बना, फॉर इमेजिन अगर कुछ भी डिलिशियस बना, तो वो पापा खाएंगे, भैया खाएंगे, चाचा खाएंगे पहले, और जो वो नहीं खाएंगे वो घर की औरतें खाएंगी। बहुत छोटी सी बात है अगर देखा जाए तो, लेकिन बहुत बड़ी पेट्रियार्की है इसमें। हमें तो यही सिखाया गया है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम अपनी औरतों को ये सिखाना भूल जाते हैं कि वो एक बेटी, एक माँ, एक बीवी होने के साथ साथ एक इंडिविजुअल भी है, और उस इंडिविजुअल की अपनी चॉइसेस हो सकती हैं, अपने डिसीजंस हो सकते हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। तो ऐसा कब हम कर पाएंगे? जब हम घर के फैसलों में घर की महिलाओं को भी इन्वॉल्व करेंगे। मैंने तो यही देखा है कि जब भी मेरे घर में कोई डिसीजन लिया जाता है तो मम्मी के ओपिनियंस भी सुने जाते हैं, मेरे ओपिनियंस भी सुने जाते हैं। ओपिनियन बहुत बड़ा वर्ड है अगर देखा जाए तो। आपका पर्सपेक्टिव, आप क्या सोचते हैं किसी चीज के बारे में। आजकल के मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स को लगता है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनके ओपिनियंस मैटर ही नहीं करते, इसलिए वो चीजों में पढ़ना ही बंद कर देते हैं। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों के ओपिनियन सुनिए। हो सकता है वो बचकानी बातें करेंगे, बच्चे हैं, हो सकता है वो खराब ओपिनियन आपको दे देंगे, लेकिन उससे आपका कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी समझदार हो। लेकिन उनको ये मौका दीजिए ये रियलाइज करने का कि उनकी बात भी कोई सुनने वाला है। मुझे बचपन से पता था कि मेरे ओपिनियंस, मेरे चॉइसेस मैटर करते हैं, मेरी फैमिली के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए। बचपन से ही काफी ज्यादा सोसाइटी के लिए मैं इंक्लाइंड थी। तो मुझे लगता था कि मैं जब लोगों से मिलूंगी, उनसे बातें करूंगी, उनको अपनी कहानी सुनाऊंगी, उनको समझाऊंगी, उनको अवेयर करूंगी, तो उन पे कोई फर्क पड़ेगा। हमने महिलाओं को बोलना सिखाया ही कहाँ, हमने तो उनको चुप रहना सिखाया है। लेकिन इसी बदलते परिवेश के साथ आज आप हमारी महिलाओं को देखिए कि अगर उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो देश की राष्ट्रपति तक बनकर इस देश की गद्दी को संभाल सकती है। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें मोटिवेट करते, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें फुर्सत कहाँ है। हम तो सोशल मीडिया की जनरेशन वाले लोग हैं, हम तो 2-3 घंटे रील्स खिसकाने में ही बिता देते हैं, 2-3 घंटे यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं, माइंडलेसली देखे जा रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि ये देखकर हमको क्या मिलेगा। खुद के लिए सोचिए, खुद के लिए सोचने पर खुद को मजबूर करिए। बहुत कम उम्र में ही बहुत बड़ी दुनिया का एक्सपोजर मेरे सामने था, बहुत बड़ी दुनिया मेरे सामने थी, और झूठ नहीं बोलूंगी, समझ में नहीं आता था कभी कभी कि क्या करना है, क्योंकि बच्ची ही हूँ यार, अभी भी बच्ची हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी समझ रही हूँ, चीज़ों को देख रही हूँ, अच्छे बुरे सारे लोगों से मिल रही हूँ। मैं पेरेंट्स को फिर से एक बात कहना चाहूँगी कि आज की जो हमारी जनरेशन है ना, ये जो हमारे टीनेजर्स हैं, ये काफ़ी आइसोलेटेड लाइफ जीना पसंद करते हैं। इनको अपना कमरा चाहिए, प्राइवेट रूम चाहिए, प्राइवेट लैपटॉप, टीवी सब प्राइवेट चाहिए। इस प्राइवेट में वो सोसाइटी को तो कभी जान ही नहीं पाते। एट द एंड ऑफ द डे इसी सोसाइटी में हमको बड़े होना है, यहीं पे हमको रहना है। किताबी ज्ञान, फॉर्मल एजुकेशन नहीं आएगा उतना काम जितना आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस काम आएंगे। फॉर्मल एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, बट साथ ही साथ लोगों से मिलिए, लोगों से बातें कीजिए, अच्छे लोगों से मिलिए, बुरे लोगों से मिलिए, 2-4 लोगों के पर्सपेक्टिव सुनिए। कुछ जो चाय पे चर्चाएं होती हैं, जो छोटी मोटी दुकानों पर बैठकर होती है, कभी कभी उनको भी सुन लिया कीजिए, क्या पता आप कुछ सीख जाए। बचपन से ही मेरे इसी बिहेवियर के कारण स्कूल में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे बैकलैश फेस करना पड़ा। स्कूल में भी काफ़ी मुझे जजमेंट दिया जाता था टीचर्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा। मैंने एक बार कहा था स्कूल में कि हमें ना अपने प्री बोर्ड्स के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना था, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट का। तो मैंने सोचा कि मैं सैनिटरी पैड पर बनाती हूँ, क्योंकि मैं तो एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं तो डेफिनेटली हर जगह पर अवेयरनेस का ही काम करूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं एक प्रोडक्ट बनाती हूँ अपना सैनिटरी पैड का। मैं गई अपनी टीचर के पास, मैंने टीचर से कहा कि मैम आई वांट टू मेक दिस। मेरी टीचर ने मुझे ऐसा जजी लुक दिया, ऐसे मुझे ऊपर से नीचे तक देखा कि मैंने पाप कर दिया कोई, मैंने तो गलत बातें बोल दी। फिर उसके बाद मुझ जैसी सशक्त लड़की को भी हिम्मत नहीं हुई प्रोजेक्ट बना के टीचर के सामने लेकर जाने की, इस डर से कि मेरे मार्क्स काट लिए जाएंगे, मुझे 0 मिल जाएगा मेरे प्रोजेक्ट में। कई ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं गलत हूँ, मैं गंदी बातें करती हूँ। तो किसी ने मेरी माँ से कहा एक बार कि आपकी बेटी तो बहुत गलत बातें करती है, ऐसी वैसी बातें करती है। तो मेरी माँ ने जवाब दिया था कि मेरी बेटी गलत बातें करके ही राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई ना, ये जो बातें कर रही है हो सकता है आपके लिए गलत हो, लेकिन ये सच्चाई की लड़ाई है। और हर दिन मुझे काम करने की मोटिवेशन इस सच्चाई की लड़ाई के ही थ्रू आती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी ये कदम थके नहीं, कभी ये हौसला टूटा नहीं, क्योंकि पता था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, इसीलिए शायद ये सफर आज भी जारी है। धन्यवाद। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे।
अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ दबो।